हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था टॉपिक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने चल रहे हैं हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मीन्स कि जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि अगर कोई 1 लीटर वेस्ट वाटर है, मतलब कि जो डिस्चार्ज किया गया है इंडस्ट्रीज से, या पॉल्यूटेड वाटर है जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज किया गया है, वो 8 टाइम्स जो फ्रेश वाटर क्वांटिटी है, मतलब पीने योग्य जल, उसे ख़राब कर सकता है, कंटेमिनेट कर सकता है। मीन्स यहाँ पे 1:8 का रेशियो बन रहा है। 1 लीटर वेस्ट वाटर विल कंटेमिनेट 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो कुछ सजेशंस यहाँ बुक में दिए गए हैं। जैसे पहला है कि हम वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जो हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे घर में सब्जियां काटी जाती हैं तो उस पानी को हम ले जाके पेड़ पौधों में डाल सकते हैं फेंकने के बजाय। तो एक या एक से ज़्यादा स्टेजेस में हम इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब वाटर यहाँ यूज़ हो रहा है दोबारा जाके वो कहीं दूसरी जगह यूज़ हो सके। तो ये भी एक तरीका है कि हम कम से कम यूज़ करें वाटर का प्रोसेसिंग के दौरान और उसको रिसाइकिल करें उसे दोबारा यूजेबल बनाने के लिए। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मतलब पानी को हम बचा सकते हैं। जब रेन सीजन होता है, रेनी सीजन, वो पानी को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और जो हॉट वाटर है इंडस्ट्रियल, ये हॉट वाटर की बात हो रही है, और जो एफ्लुएंट्स हैं उन्हें रिवर्स में पॉन्ड्स में छोड़ने से पहले हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करेंगे, और इससे जो वाटर है वो कुछ साफ़ होके जाएगा पॉन्ड्स एंड रिवर्स में। इसके लिए यहाँ पे 3 फ्रेजेस दिए गए हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब सबसे पहले उन्हें मैकेनिकल मीन से आप करिए, जिसमें आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। या आपने साइंस में सब कुछ पढ़ा होगा, जैसे फ्लोकुलेशन है तो जो उसमें हम जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्लोकुलेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा एक जगह इकट्ठा होकर और उसके बाद वो सबसिस्ट कर सकते हैं नीचे जाके। मतलब फ्लोकुलेशन बनता है कि जो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो एक जगह ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होंगे तो भारी होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हम अपना सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में, है ना। जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या हुआ करते थे कि जो है तरह तरह की जो सैंड की रेत होती थी उसकी परत बना के वहाँ से पानी टिपक टिपक के आता था। या हम बायोलॉजिकल प्यूरिफाइंग जो एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, उनको भी हम मिक्स कर सकते हैं पानी के साथ, या उनके थ्रू पानियों को पास करके हम वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए जो आरओ आप जो मशीनें वगैरह घर में लगाते हैं, डिवाइसेस, वो भी तो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। वो भी एक प्रकार से ट्रीटमेंट है कि जो वाटर यहाँ से इन होता है उसको ट्रीट करके आउट करके निकालते हैं। और तीसरा है कि आप जो टर्सरी मेथड है, तो पहला तो हो गया आपका मैकेनिकल, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल, तीसरे में हम बायोलॉजिकल भी, केमिकल भी और फिजिकल प्रोसेस तीनों का यूज़ करें। और ये है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। रिसाइकल का मतलब ये है कि उसे दोबारा यूज़ के काबिल बनाना, चाहे उससे कोई हम डिफरेंट प्रोडक्ट ही क्यों ना तैयार करें। तो ये तकनीकें अपनाई जा सकती हैं टू ट्रीट हॉट वाटर एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। इसके बाद ओवर ड्राइंग की बात आती है। जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, जिससे हैंड पंप वगैरह हम लगाते हैं, समरसेबल लगाते हैं तो नीचे से पानी ऊपर आता है, तो ग्राउंड वाटर ही है। तो इंडस्ट्रीज़ उसका भी यूज़ करती हैं। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर, मतलब उन एरियाज में जहाँ पर ग्राउंड वाटर थ्रेट लेवल पर आ गया है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, तो वहाँ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ किया जाए, या वहाँ पे रूल्स बनाए जाएँ कि वहाँ पे किस प्रकार से इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है जो ग्राउंड वाटर है उसका। तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ ना किया जाए जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल कम है। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है, जैसे जो पार्टिकुलेट छोटे छोटे महीन कण जो हवा में तैरते रहते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स। मतलब कि आप कोई चीज़ हवा, जैसे धुआं ऊपर निकल रहा है तो जो चिमनियाँ लगी होंगी, स्मोक स्टैक्स होंगे, तो वो पार्टिकल्स को नीचे ही रोक देंगे, तो छन के जाएगा ऊपर धुआं, उसमें पार्टिकुलेट मैटर कम होगा। तो हम उन्हें फैक्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं, है ना, जो छानेंगे और नीचे कर देंगे, जो ऊपर जाते हैं निकल के हवा में प्रेसिपिटेट कर देंगे उनको, जैसे छलनी का काम करते हैं। इसके अलावा जो फैब्रिक फ़िल्टर्स हैं, यानी महीन कपड़े लगा सकते हैं, तो जो छन के जा सकता है ऊपर वो तो महीन महीन जो गैसेज है वो निकल जाएंगी, धुआं निकल जाएगा। बाकी इसी कपड़े में एक परत सी कणों की रह जाएगी अंदर, उन्हें हम झाड़ के ज़मीन पर गिरा सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। ऑयल और गैस का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज़। तो ऑयल गैस का यूज़ करेंगे क्योंकि कोल से ज़्यादा धुआं बनता है,
मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। तो साइलेंसर्स हम लगा सकते हैं। आपकी बाइक होती है, साइलेंसर निकाल दीजिए, फाट 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 करती भी जाएगी, और साइलेंसर लगा दीजिए, कितनी महीन आवाज़ निकल के आएगी। इसका मतलब है कि साइलेंसर का काम ही कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मशीनरी को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाए, मतलब कम से कम एनर्जी का यूज़ करे और नॉइज़ भी रिड्यूस करे। आपके यहाँ फ्रिज आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। आपके यहाँ फ़ैन यूज़ होता है, उनमें स्टार्स होते हैं, वो बताते हैं कि कितना एनर्जी एफिशिएंट है ये और कितनी कम आवाज़ करते हुए चलते हैं। नॉइज़ ऑब्जर्विंग मटेरियल्स यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर हम पर्सनली खुद भी कुछ कदम उठाना चाहें तो हम ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप खाली रूम में जाइए, आवाज़ करिए, कितना इको होता है। घर में सामान रखा हुआ है, पर्दे रखे हुए हैं, कपड़े वगैरह हैं, तो उससे वो एब्जर्व कर लेते हैं। एक पर्सनल छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कैसे ऑब्जर्व होती है साउंड। इस प्रकार से जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही कॉमन भी हो गया है। मैं अक्सर इसको समझाता रहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी है कि आपका डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि फ्यूचर की जनरेशन भी सस्टेन हो सके। उतना ही यूज़ करिए कि दूसरों को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी यूज़ करने के लिए वो चीज़ें मिल जाएँ। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ख़त्म करते हुए चीज़ों को नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को बनाए रखते हुए करना है। ऐसे तरीके अपनाने हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट करते हैं, साथ लेके चलते हैं, और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी हम ध्यान में रखते हैं, देन इट विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द रिसोर्सेज आल्सो। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब सही होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ चलेगा। ये अगर हम फॉरेस्ट को काट भी रहे हैं तो हम नए पेड़ कई लगा भी रहे हैं। इसके बाद जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, जो कोल बेस्ड है या गैस बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है। ज़्यादातर इसके कोल बेस्ड ही प्लांट चलते हैं। और भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी है एनटीपीसी, और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और एनटीपीसी का जो गोल है उसमें सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ भी शामिल है। मीन्स टू जनरेट एनर्जी इन अ सस्टेन्ड मैनर। किस प्रकार से ये ध्यान देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? 3 P's, मतलब कि जिसमें से एक P हो जाएगा पीपल, दूसरा P हो जाएगा प्लांट, और तीसरा P हो जाएगा पावर। दिस इज द सस्टेनेबल मैनर डेवलपिंग एनर्जी, रिलायबल एनर्जी। तो एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में, और आईएसओ सर्टिफिकेशन है इसके पास फॉर ईएमएस, मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए दिया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि कितना एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड है, सेफ्टी मेजर्स क्या लेते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है कि नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स कोई भी कॉमर्शियल एंटिटी यूज़ करती है, तो उस सब को देखते हुए सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये 14001 सर्टिफिकेशन है। वैसे आपने देखा होगा आईएसओ लिखा रहता है, उसके बाद 1901 करके, उसके बाद जो है 2015 आजकल लिखा हुआ मिलता है। तो वास्तव में ये वर्जन है, अभी 2015 वर्जन चल रहा है, और ये एक क्रेडिबिलिटी देता है किसी भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये आईएसओ सर्टिफाइड कॉरपोरेशन है। द कॉरपोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब कि घटना घटने के बाद नहीं, घटना घटने के पहले ही हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, दिस इज़ प्रोएक्टिव। और ये प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करना है, जैसे वाटर है, ऑयल है, गैस है, फ्यूल्स हैं, तो जिन जगहों पे ये अपने प्लांट लगाते हैं वहाँ पर कैसे इनको प्रिजर्व करना है, वेयर दे सेटअप पावर प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं। तो पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। पहली बात लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करना, और जो भी अभी उनके जो यूज़ होने वाले एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट हैं उन्हें अपग्रेड करते रहना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम किसी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कार में 4 लोग बैठ के जा सकते हैं और वो कार जा रही है और उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आपने कोई छोटा मोटा उद्योग लगाया हुआ है और पर डे लगभग 100 kg का प्रोडक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, और आप सिर्फ 60 का ही कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपने इंडस्ट्रियल सेटअप किया हुआ है उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब जितना उपयोग, जितना आउटपुट हम ले सकते हैं उतना नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब किसी चीज़ का ऑप्टिमम यूज़ करते हो तो उसको आप बर्बाद नहीं करते हो, वेस्ट नहीं करते हो, तो दिस इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इससे रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं होता। इसका मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में ऐश एक प्रॉब्लम तो है, यानी जो राख जहाँ पे फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं वहाँ तो खासकर, तो इसका एक यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, उसको भी हम देखेंगे। तीसरा है
प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, तो आसपास ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण करना जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में मदद मिले। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि व्हीकल्स का यूज़ करते हैं अफॉरेस्टेशन के लिए। मतलब वो व्हीकल्स स्पेशली इसलिए बनी होती हैं कि कहीं पर भी जाके वो उनके पास ऐसे पूरे सिस्टम्स होते हैं व्हीकल में कि वो प्लांटेशन कर सकती हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसे कम करना कैसे कम कर सकते हैं, जो एस पॉन्ड मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एस वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं। देखिए, एस पॉन्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई प्लांट लगा हुआ है और वो हीट हो रहा है तो एस तो आती है, तो फ्लाई एस ऊपर से निकलती है, तो इन सबको मैनेज करना पड़ता है, जस्ट लाइक ट्रीटिंग वाटर। तो पॉन्ड बना के वहाँ पे भी इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है पॉन्ड में। तो ये एस पॉन्ड मैनेजमेंट है। जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं किस प्रकार से एस पॉन्ड मैनेजमेंट होता है। हालांकि ये अगर लीक हो जाए तो आसपास के वाटर को ख़राब कर सकता है और ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करने की, तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा तो नहीं है और इस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। फ्लाई एस मटेरियल है तो उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एस मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको भी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ऐश को। इसके अलावा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, मतलब क्या असर पड़ रहा है पावर प्लांट्स का इकोलॉजी पे, पर्यावरण पे, उसे मॉनिटर करते रहते हैं। अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन्हें रिव्यूज़ करते हैं और ये सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होता है। मतलब उनके पास ऑनलाइन डेटाबेस होता है जो डेटाज बताते हैं कि हाँ हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेटजीज़ उन्हें कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है अपने सारे पावर स्टेशन के लिए कि उनका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दिस इज़ इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। और ये देखिए यहाँ पे ये आपका एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद। देखिए यमुना बहुत गंदी है, तो ये देखिए डिफरेंट तरीके से वाटर को ट्रीट करके और कुछ साफ़ करके ये यमुना में डिस्चार्ज करेंगे। तो पाइप है, मान लीजिए पाइप में बहुत वेस्ट वाटर जा रहा है, तो ट्रीट होने से क्या है कि वेस्ट काफ़ी रुकेगा और पानी काफ़ी कुछ साफ़ होके जाएगा, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए उतना हानिकारक नहीं होगा। बाद में इसको हम यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह डाल सकते हैं ले जाके। ये है आपका एक NTPC रामागुंडम प्लांट, है ना, तेलंगाना में है ये। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन से आना ही आना है, इट इज़ मस्ट। तो आप उनको प्रिपेयर करते रहिए। सॉइल कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनरल कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है और इस जो चैप्टर का मैप है वो अगला ट्यूटोरियल होगा। So thank you for watching the video tutorial. Your Jesus says you goodbye. Study well to score well.